नमस्कार, स्वागत है आपका बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। दिल्ली में नीति आयोग गवर्निंग की चल रही बैठक खत्म हो गई है और बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता को भी शामिल किया था। वहीं अब धामी सरकार इस कानून को लागू करने के लिए कमर कस चुकी है। समान नागरिक आचार संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति ने सभी दलों की बैठक कर इस पर मंथन भी किया है। उत्तराखंड में जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है, तो वहीं इस कानून को बनाने में कोई चूक न हो जाए, इसीलिए सत्तारूढ़ दल लगातार अन्य राजनीतिक दलों के साथ रायशुमारी भी कर रही है। यूसीसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये कानून सभी लोगों के लिए एक आदर्श मॉडल बनेगा। इस कानून के तहत यहाँ के नागरिकों और राज्य का विकास होगा। आगे उन्होंने सभी नागरिकों और विपक्षी दलों से इसमें सहयोग करने की भी अपील की है। लेकिन यूसीसी हमारा संकल्प है और हमने उत्तराखंड के अंदर सरकार का जो पहला निर्णय हमारा ये नई सरकार के गठन होने के बाद जो पहला निर्णय हमने लिया था कि हम यूसीसी के लिए कमेटी का गठन करेंगे और 1 साल तक कमेटी ने अपना काम पूरा करने की दिशा में काफ़ी बढ़ गए हैं। जून 30 जून तक उन्होंने कहा है कि वो उसकी रिपोर्ट 70 साल तक इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति की है और यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से उसकी तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त हो जाएगी। इसलिए वो उसका समर्थन नहीं करती है बल्कि विरोध करती है। अगर समर्थन करती होती तो देश की आज़ादी के तुरंत 1-2 साल में बहुत प्रयास हुए देश के अंदर, लेकिन कॉमन सिविल कोड नहीं आया क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति की आदी। वहीं जब बात की जाए राज्य के विपक्षी दलों की, तो वो इसे लागू करने का कड़ा विरोध कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि देश के नागरिकों के लिए जब भारतीय संविधान के जरिए प्रदत्त कानून पहले से है, तो उत्तराखंड में इस संबंध में दूसरे कानून बनाए जाने की क्या जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी कुछ ज्यादा ही गरम खाना चाह रही है और डर इस बात का है कि कहीं मुंह ना जला बैठे। जहां तक कांग्रेस के इसमें शामिल होने का सवाल है, तो कांग्रेस पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी को बैठक में सम्मिलित होने का आमंत्रण जरूर प्राप्त हुआ था, लेकिन आमंत्रण प्राप्त होते ही हमने 2 बार समिति के संग पत्राचार करके कुछ जानकारियां जुटानी चाहिए। हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा मांगा, हमने ड्राफ्ट भेजने के लिए कहा, हमने कहा कि पृष्ठभूमि जब तक आप नहीं देंगे तो हम तब तक अपने सुझाव नहीं रख पाएंगे। समान नागरिक कानून को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अशोक पांडे ने कहा कि ये कानून अपने आप में कई खूबियों को समेटे हुए है। सभी राजनीतिक दलों को इसका सम्मान करना चाहिए। आगे उन्होंने खेद जताते हुए कहा कि सत्तारूढ़ दल के अलावा कोई भी राजनीतिक दल इस कानून के पक्ष में नहीं है। भारतीय संविधान अलग अलग कानून प्रदत्त करता है और इस संबंध में कानून पहले से भी बने हुए हैं। और समान नागरिक संहिता का जहाँ तक सवाल है, तो उत्तराखंड मुझे लगता है कि पहला राज्य होगा अगर यहाँ पे ये लागू होती है। और इसका मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है और इस समिति ने रायशुमारी के लिए लगभग सभी दलों को बुलाया था, जिसमें कांग्रेस और आप और एक आध और कोई दल थे जो शामिल नहीं हुए। वहीं जब जनता से बात की गई तो उन्होंने अपना स्पष्ट रुख रखते हुए कहा कि ये कानून राज्य के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि इस कानून के पारित होने से आपसी भेदभाव समाप्त हो जाएंगे। सभी लोगों के लिए समान कानून बनने से तरक्की की राह भी खुलेगी। सरकार ये एक बहुत बढ़िया कदम उठा रही है, बहुत अच्छा बिल पास करा है। और जो भेदभाव चल रहे हैं हिंदू मुस्लिम के, तो मैं हिंदुओं को, ये हिंदुओं ने करा, हमारे भी पूर्वजों ने कुछ करा है, हमारा भी हक बनता है इसमें देहरादून उत्तराखंड में लेने का। और भी बहुत सी चीज़ें जो सरकार आने वाले टाइम में कर रही है और आज जो करा है, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसका हम धन्यवाद करते हैं। कानून बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लागू किया है। हिंदू मुस्लिम का ख़त्म होगा। भारत में जो ये होता है हिंदू मुस्लिम है, ये ख़त्म होगा। हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम किसी का नहीं है, ये सबका है। ये जो झगड़े लड़ाई झगड़े चलते हैं, ये हिंदू का है, ये कुछ नहीं है। मंदिर मस्जिद सब एक है, सबको मानना चाहिए। अगर इंसान ये समझ के चले तो फिर मेल मिलाओ, ये तो कुछ रहेगा ही नहीं। 2022 के चुनावी घोषणा पत्र में
भारतीय जनता पार्टी ने यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कही थी, वहीं इस बाबत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यह यूसीसी को लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस लिया है। जब बात की जाती है यूसीसी को लागू करने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुख विपक्षी दलों को भी इसमें रायशुमारी के लिए बुलाया, लेकिन प्रमुख विपक्षी दल ने इसमें आने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इसमें उनका आने का कोई वजह, कोई कारण नहीं है। यूं तो प्रमुख विपक्षी दलों के द्वारा लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया जा रहा है। अब देखना यह है कि यूसीसी का विरोध तो यह कह रहे हैं, लेकिन जब बात की जाती है जनता से, जनता की जब रायशुमारी मांगी गई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लाया जा रहा है स्टेट में, वह बिल्कुल जनता और राज्य के लिए भलाई का ही काम करेगा, क्योंकि इससे सभी को समान कानून, समान नागरिक का कानून मिलेगा। यानी एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, सभी के लिए समान कानून होगा, जो कि बहुत आवश्यक है। अभी तक सभी कानून हिंदुओं के लिए, मुस्लिमों के लिए और ईसाइयों के लिए अलग अलग कानून हैं, लेकिन इस कानून को लाने से सभी व्यक्ति कानून के नज़र में समान हो जाएंगे। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो लगातार इसको लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, वह कहां तक अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे और कब तक जनता को यूनिफॉर्म सिविल कोड का फल मिलेगा और कब तक जनता इसे कानून के रूप में देखती है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 3 दिवसीय दौरे के सिलसिले में दिल्ली में हैं और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की 8वीं बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत भी की है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे के अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। वहीं बीजेपी से जुड़े प्रवक्ताओं की माने तो नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं पर यह बात हो सकती है। और जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली गए हैं, तब उत्तराखंड को कुछ ना कुछ सौगात जरूर मिली है। और ऐसे में यह कयास भी लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस दौरान हाईकमान से बात करके मंत्रिमंडल विस्तार पर यह चर्चा के बाद कोई हल इसका निकल सकता है। बिल्कुल पूरी तरीके से आज तक जब भी दिल्ली का दौरा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हुआ है तो उत्तराखंड को काफ़ी सौगातें मिली हैं और जब भी उन्होंने दौरा करके आए हैं तो उत्तराखंड के लिए एक नई विकास की गति मिली है। तो इस बार भी जब नीति आयोग की बैठक में वो जाएंगे तो काफ़ी परियोजनाओं को लेकर, काफ़ी चीज़ों को लेकर चर्चा होगी और चर्चा के बाद फिर उत्तराखंड को एक नई सौगात और एक नई चीज़ें और विकास को एक नई गति का निश्चित ही तोहफा मिलेगा। और मोदी सरकार के कार्यकाल के आज 9 साल ये पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया है। इस कड़ी में उत्तराखंड पहुंची कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर MP याग्निक ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में मीडिया से बातचीत उन्होंने की। इस दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। MP याग्निक ने कहा है कि सरकार 9 साल पूरे होने का जश्न मना रही है, लेकिन कांग्रेस के सवालों का भी जवाब उनको देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में करोड़ों युवाओं का रोजगार छीनने में मोदी सरकार विश्व गुरु बन गई है। आज हम 35 शहरों में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए और हमने 9 साल के 9 प्रश्न पूछे हैं कि इस बार तो 9 साल पूरे होने के बाद मोदी साहब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और जवाब देंगे। हमने जो प्रश्न पूछे हैं उनको, वो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और मित्रवाद, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय और जो सद्भावना सामाजिक देश में जो है बनाई जो व्यवस्था थी उसका जो भंग हुआ है और उसका नज़रअंदाज हुआ है और जो भ्रष्टाचार बढ़ गया है और किसानों के साथ उनका जो वादा किया था MSP का और उनके साथ जो बैठ के समझौता करने के बाद जो उसका कमेटी का गठन होने के बाद जो आगे बात ले जानी थी वो नहीं हुआ है। और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात, जो बॉर्डर पे चीन का जो हमारे वहाँ बॉर्डर पे जो आक्रमण हुआ है, ज़मीन पे वो आ गए हैं, उसके लिए सवाल पूछा है। कोरोना में जो मिसमैनेजमेंट हुआ और लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया, इतना डेटा होने के बाद और जो हर जगह महंगाई बढ़ गई है, तो ये अर्थव्यवस्था की बातें की है। और हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोकतंत्र के बनाए गए जो इंस्टीट्यूशंस है वो कमज़ोर किए गए हैं। और हमारा जो सोशल फैब्रिक है, जैसे हमारे दलित, वंचित, महिला, उनको जो उत्पीड़न हो रहा है उसका नज़रअंदाज करके
प्रधानमंत्री जी बिल्कुल चुप है, जवाब नहीं दे रहे हैं, उसके सारे सवाल हमने आज पूछे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, वन भूमि में अतिक्रमण हटाने को लेकर नया आदेश जारी किया गया है और वन संरक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है, वन भूमि पर बसे गोट पर नहीं होगी ये कार्रवाई। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। नया आदेश जो ये पारित हुआ है फॉरेस्ट भूमि को लेकर, फॉरेस्ट लैंड को लेकर, वन संरक्षक विभाग ने इस आदेश को जारी किया है, जिसमें यह साफ साफ कह दिया गया कि वन भूमि पर बसे गोट पर कोई भी एक्शन, कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तो वन भूमि में अतिक्रमण हटाने को लेकर यह आदेश जारी किया गया था। वन संरक्षक विभाग ने यह आदेश जारी किया है और फिलहाल जो इसमें बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है, ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वन संरक्षक विभाग ने यह आदेश जारी किया, वन भूमि पर बसे गोट पर कार्रवाई नहीं होने की बात ये सामने आ रही है। अब उत्तराखंड सरकार के अपर मुख्य सचिव और डायरेक्टर पंचायती राज ओंकार सिंह आज भगवानपुर तहसील में पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने क्षेत्र के ग्राम प्रधान और ब्लॉक अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान ओंकार सिंह ने क्षेत्र की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके निराकरण के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। दरअसल प्रदेश सरकार की कोशिश है कि गांव में हर तरह की समस्याओं का निपटारा अधिकारी गांव-गांव जाकर मौके पर तुरंत करें। एक तो नालों की या नालियों की, भाई 2 मिनट शांत बना लो, जनप्रतिनिधि अधिकारी लोगों को बाइट करें प्लीज। नालों और नालियों की जो सफाई नहीं हो पा रही है वो एक बड़ी समस्या है। दूसरे जो गांव में कुछ जगहों पे हमने देखा है कि कई डॉक्टर बैठे हैं जिन पे कोई प्रमाण पत्र है या नहीं है, 2-3 का तो मैंने चेक किया, तो उनको मैं भिजवा गवर्नमेंट को, यदि वो गलत होगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो गांव में जन सहयोग, सहभागिता और आपस में पॉलिटिकल राजनीति छोड़ के एक सामाजिक कार्य करने की आवश्यकता प्रतीत होती है और सभी विभाग समेकित रूप से ये सोचे कि जैसे अपना ही काम कर रहे हैं। यदि वो गांव के विकास की हम बात करते हैं, हमारी राज्य सरकार बात करती है, भारत सरकार बात करती है और हमारे जो निर्देश हैं उनका अनुपालन हो जाए, उसमें बहुत हो जाए। अब किसी के घर और घेर में गंदगी पड़ी हुई है तो उसकी जिम्मेदारी तो उसकी है ना उठाने की, या इनकी है। अब हमारे डीपीआरओ साहब ने कहा है कि हमारे एक्ट में व्यवस्था है, तो हमने कहा है कि आप एक्ट की व्यवस्था के अनुसार जुर्माना लगा के कार्रवाई करवाइए। और कंपोस्ट खाद बनाने का हमने कहा है गाँव में, डीपीआरओ साहब ने कहा है, हम भी कह रहे हैं कि जो है ग्राम प्रधान कंपोस्ट का एक वो बनाएं, गड्ढा वड्ढा जो बनाते हैं और खाद को बेचें, नहीं तो किसानों को प्रेरित करें कि भाई जो तुम वो खाद डाल रहे हो, रासायनिक खाद डाल रहे हो, उसके स्थान पे ये जो कंपोस्ट खाद है ये ज़्यादा युक्त है, खर्चा भी कम आएगा, अपने घर का घर में ही हो जाएगा। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है, जिसको लेकर रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से पंडित नेहरू जी को याद किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नेहरू जी की तस्वीर के सामने पुष्पांजलि अर्पित की, उनको नमन किया। साथ ही कांग्रेस वक्ताओं ने अपने अपने शब्दों में पंडित नेहरू को याद किया है। साथ ही देश में दिए गए उनके योगदान की जमकर तारीफ की है। वहीं श्रद्धांजलि देने वालों में प्रदेश अध्यक्ष आशीष सैनी, जिला अध्यक्ष मोहम्मद मुशशीर और सहित कई नेता भी मौजूद रहे। श्रद्धांजलि समारोह था। क्या संकल्प लिया आज के दिन? कांग्रेस में जो मजबूती के लिए संकल्प लिया है, जो आने वाला चुनाव है उसको जो है जीतेंगे हम। कौन सा चुनाव है? लोकसभा का। तो कैसे जीता जाएगा जब गुटबाजी भी नजर आ रही है? कहीं नहीं है, बताओ कहाँ गुटबाजी है? आधे कांग्रेस भी नहीं आ रहे, आपके अध्यक्ष जी नहीं आ रहे, क्या वजह हो रही? नहीं, अध्यक्ष जी ने उधर प्रोग्राम किया है नहर पार, यहाँ नहर पार, इधर दूसरा। तो कांग्रेस एक, कार्यक्रम अलग अलग? नहीं, कांग्रेस के प्रोग्राम तो 4 होने चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? क्या संदेश जाएगा इस कार्यक्रम से? कांग्रेस से एकजुटता का संदेश तो ऑलरेडी जा रहा है, उसको तो कोई दोहराएंगे, क्योंकि सभी सामाजिक संगठन और जब यहाँ भी थे वहाँ भी थे। जिस तरह से हरक सिंह रावत भी, हरीश रावत भी दोनों आ रहे हैं, तो वो बड़ी राजनीति है, उसका जवाब हम नहीं दे सकते। भाई यहाँ 4 बर्तन होते हैं, वो खटकते हैं। आज हम सब ने प्रधानमंत्री हमने सब कार्यकर्ताओं को सबको आह्वान किया कि वे सब एकजुट होकर चले, उनके बताए रास्ते में चलें
नेहरू जी ने इस देश को आगे बढ़ाया। जब देश में कुछ नहीं था, जब देश आज़ाद हुआ, प्रधानमंत्री बने और उन्हें ऐसे नहीं चलाई, नारा दिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। और नौजवान लोग ने कहा हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो उसी के पूरे जुनून में चल रहे। आज कांग्रेसी एकता एक है, गुटबाजी कोई नहीं। और 2 दिनों से बर्फबारी के चलते रोकी गई हेमकुंड साहिब यात्रा आज से फिर से ये शुरू हो गई है और 1500 यात्रियों को घांगरिया से हेमकुंड साहिब ये भेजा गया है। आपको बता दें कि बर्फबारी से हेमकुंड साहिब का रास्ता अटलाकोटी से आगे 3 किलोमीटर तक ये अवरुद्ध हो गया था, जिसके बाद बर्फबारी हटाकर रास्ता फिर से सुचारू कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में फेल हुए छात्रों के लिए धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। एक और 2 विषयों में फेल छात्रों को सरकार की ओर से अंक सुधार परीक्षा का शासनादेश ये जारी कर दिया गया है। अब फेल छात्र छात्राओं को पास होने के लिए 3 अवसर मिलेंगे। 10वीं में 2 अवसर, 12वीं में 1 विषय में फेल छात्र छात्राओं को यह मौका दिया जाएगा। धामी सरकार के इस निर्णय से छात्रों को इसका फायदा भी मिलेगा। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में अब की बार के सत्र में बोर्ड परीक्षाओं में तमाम छात्र फेल हुए हैं। इस निर्णय के बाद जहां उन्हें इसका लाभ मिलेगा तो वहीं उनका 1 साल भी बचेगा। आखिरी नोटिस की मियाद खत्म होने के बाद आज सुबह से रुद्रपुर के किच्छा में चिन्हित किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर ये चला है और बंडिया चौराहे से नगला बाईपास तक अतिक्रमण हटाने का सिलसिला यह शुरू हुआ तो कांग्रेसियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। मौजूदा कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के पुत्र गौरव बेहड़ के साथ ही वरिष्ठ नेता राजेश प्रताप सिंह, बंटी पापनेजा, हरीश पेनरू सहित तमाम लोग यहां पर पहुंचे थे, जिनको हिरासत में लिया गया है। चिन्हित किए गए करीब 200 अतिक्रमण पर विरोध के बीच जेसीबी यहां पर चलती रही। वहीं बड़ी संख्या में कई थानों के पुलिस बल को देखते हुए दुकानदार विरोध की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आनन फानन में दुकानों से सामान निकाले जाने का काम भी होता रहा और जेसीबी एक एक करके अतिक्रमण को तोड़ती रही। वहीं विरोध कर रहे कांग्रेसियों को सीओ ओम प्रकाश शर्मा ने चेतावनी दी है कि माहौल को खराब ना करे, अन्यथा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 200 लोगों को हमने नोटिस दिया है जी। एक माह पहले भी हमने नोटिस किया था, उसके बाद दोबारा भी नोटिस दिए गए थे और 50 साल भी हमारे द्वारा दिखाया गया है। 50 साल से 26 साल तक सही हटा लें और नहीं हटाएगा तो 7 साल को कार्रवाई कर दी जाएगी। सर और लोगों को भी नोटिस देने की तैयारी की जा रही है? और लोगों को भी नोटिस देने की तैयारी करें, जितने भी अपना लोग वहाँ जाकर घूमे हैं सब। सर कितने लोगों को चिन्हित किया गया है? दिल्ली तो भाई अभी तो भाग है जी, कार्रवाई चल रही है। ये पूरी चिन्हित को हम हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। मेन सेंटर पर लोक निर्माण विभाग कितने दायरे में अपनी प्रतिमा हटा रहा है? मेन सेंटर से नहीं है, जो रेलवे की बाउंड्री लाइन है, रेलवे की बाउंड्री लाइन से हमारा लेफ्ट की ओर 24 मीटर है और दूसरी साइड 24 मीटर चौड़ाई में जो आएंगे वो सारे आएंगे। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से धार्मिक संरचनाओं के निर्माण और अतिक्रमण तोड़ने को लेकर विभिन्न विभागों में की जा रही कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत की है और कहा कि सरकार प्रदेश में डर और भय का माहौल बनाकर जनता का उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग, वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग अपनी जमीनों से अतिक्रमण हटाना चाहता है तो पहले वो सक्षम न्यायालय में वाद दायर करें और न्यायालय के आदेश के बाद ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को किया जाए। जिस तरह इरिगेशन विभाग द्वारा बुलडोजर ले जा करके लोगों के निर्माणों को, भवनों को ध्वस्त किया जा रहा है, वो विधि सम्मत नहीं है। एक तो जिलेदार के दस्तखत से नोटिस बांटे जा रहे हैं और 19 तारीख के नोटिस को 24 तारीख को सर्व कराया जा रहा है और 25 तारीख को बुलडोजर लगा करके तोड़ दिया जा रहा है। ये जो धारा 70 के अंतर्गत नोटिस सर्व किए गए हैं, ये नॉर्दर्न इंडिया कैनाल एक्ट जो है, कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट 1873 की धारा 70 के अंतर्गत ये नोटिस दिया गया है, जो धारा 70 मकानों के संबंध में कुछ नहीं कहती।
धारा 70 कहती है अगर कोई नहर के पानी को खराब कर रहा है, उसमें गंदगी डाल रहा है, उसमें पशु डाल रहा है, वाहन डाल रहा है या नहर के पानी को बहने से रोक रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो भी न्यायालय में जाकर, सक्षम न्यायालय में ले जाकर के बात को, ये नहीं कि विभाग जाएगा और तोड़ देगा, ये बिल्कुल विधि सम्मत नहीं है। हम विभागीय अधिकारियों से कहना चाहते हैं वो इस तरह का रवैया ना अपनाएं, नहीं तो उनके खिलाफ कोर्ट भी जाना पड़ेगा। विभाग ने धार्मिक स्थलों को तोड़ा है, उसके लिए भी उत्तराखंड में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 2016 में एक नीति जो है प्रख्यात की गई है, जिसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। वो नीति कहती है कि लोक स्थानों, लोक पार्कों और लोक पार्कों में बने हुए अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं को तोड़ा नहीं जाएगा। अगर कहीं पर पूजा पाठ लगातार हो रही तो उसको तोड़ा नहीं जाएगा। उसके लिए अगर कोई विवाद है तो एक कमेटी है, वो कमेटी के अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे और संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी जिले के उसके सदस्य होंगे। अगर वहाँ पर विकास प्राधिकरण है तो उसके उपाध्यक्ष उसके सदस्य होंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।